ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस कनाडा हेडिंग इनटू ए रिसेशन, क्योंकि बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेल, पीपल आर गेटिंग ले ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स। ठीक है, लोगों की जॉब जा रही है, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन की इकोनॉमी है जो कंट्री की, कनाडा की इकोनॉमी है, वो रिसेशन में जा रही है। तो इस सब का क्या इफेक्ट होगा आपकी और मेरी लाइफ पे, जो कि कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर जल्दी आने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, और हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ना, वो दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज यूज़ करती हैं। उसकी वजह से स्टे इन ए लूप कि किस कंपनी में क्या चल रहा है, कहाँ पे हायरिंग फ्रीज हो गई है, कहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। बाकी आप लोग लिंक्डइन खोलें, आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा, लोग पोस्ट करते हैं भाई हमारी कंपनी में ले ऑफ हो गया और मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा भी कौन सी कंपनी में मास ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये बात सच है भाई कि बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेल। ठीक है, और लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। सबसे पहले उनकी बारी आती है जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उन लोगों का तो इस टाइम पीरियड तक ऑलरेडी पत्ता कट गया, यानी उनकी जॉब्स जा चुकी हैं। जो लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं मेरे जैसे, उन लोगों को भी खतरा है कि उनकी जॉब जा सकती है अगर बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे। ठीक है, अगर कंपनियां प्रॉफिट ही नहीं बना रही तो फिर सबकी जॉब जाएगी। उसका मतलब ये है भाई, जो लोग अभी कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप चाहिए तो उन्हें इंटर्नशिप मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट होने वाले हैं या फिर रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, उनकी फर्स्ट जॉब उन्हें मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर कंपनियां हायरिंग फ्रीज लगा देंगी अगले साल तक, या फिर वी डोंट नो है ना कब तक, तो उनको जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, इट इज़ गोना बी ए वेरी टफ चॉइस फॉर कंपनीज। ठीक है, कि वो नए लोगों को हायर करें, क्योंकि उनके पहले वाले एम्प्लॉयज़ ही रखने के लिए मुश्किल हो जाते हैं इस टाइम पे। यार अब रिसेशन की सिर्फ एक इंडिकेशन नहीं है, दूसरी इंडिकेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, वो है इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन होती है महंगाई। मान लीजिए कि पिछले साल इसी महीने में अपने पेट्रोल का प्राइस चल रहा था 100 रुपये पर लीटर, और अब वो हो चुका है 150 रुपये पर लीटर। तो इसे कहते हैं महंगाई, जो कि बढ़ती है। ठीक है, परसेंट बाय परसेंट दिखाते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन रेट चल रही है, हर एक आइटम का प्राइस कितना ऑन एवरेज बढ़ चुका है पिछले साल के मुकाबले या फिर पिछले महीने के मुकाबले। अब हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस तो यूज़ करनी नहीं है, घर में वाईफाई भी लगना है, घर में बिजली भी चाहिए। ठीक है जी, हमने दूध अंडे सब कुछ चाहिए, हमें है ना गाड़ी में पेट्रोल डलाना। अगर हर एक आइटम का प्राइस कुछ परसेंट बढ़ जाएगा तो हमारा मंथली बजट इफेक्ट होगा और ईयरली बजट भी इफेक्ट होगा। सेम गोज टू कंपनीज, जो बिजनेसेस चला रहे हैं उनको भी ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों का भी इफेक्ट होती है ट्रांजेक्शन, या फिर मैं जो भी कहूँ उनका ऑर्गेनाइजेशन में होता है बजट वगैरह, वो भी सब इफेक्ट होता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। उसके बावजूद हाउसिंग मार्केट तो हमने देखी है भाई, वो तो मतलब इंसेन लेवल पे पहुंची हुई है कि जो लोग यहाँ पैदा होते हैं वो लोग भी नहीं सोच सकते कि भाई वो कभी घर खरीदेंगे। अब हम लोगों ने बचपन से सुना भाई इंसान की 3 जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर आप सोचे भी आप या आपकी आने वाली जनरेशन कभी खुद का मकान ले ही नहीं सकती जिंदगी, अगर रेंट पे रहने वाली है तो कैसे चलेगा? क्योंकि रेंट पे बहुत सारी प्रोविंस में रेंट कंट्रोल नहीं है। यानी कि अगर आप $1000 दे के आज, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लेते हो सकता है कि भाई 6 महीने बाद उसका रेंट बढ़ा दिया जाए $1500 मंथ, और आप सोचे भी मैं ये कैसे दूंगा, ये तो मैं दे नहीं सकता, और आपको निकलना पड़े। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो फैमिलीज हैं, क्योंकि उनके पास एक खर्चा नहीं होता, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर सब बढ़ जाए, हाउ दे गोना मैनेज, इट्स गोना बी वेरी टफ। अब यार कनाडा की गवर्नमेंट कोशिश तो करिए सब चीज़ें कंट्रोल करने की, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा हर महीने अनाउंस कर देता है हम 0.5% इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं, हम 1% इंटरेस्ट हाइक कर रहे हैं। अब हम लोग जब गाड़ी लेके आते हैं उसका फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा $500 पर मंथ है, उस पर अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ लेट से $10, तो वही जा रहा है। बट अगर आप लोग घर ले रहे हो, उसकी 1500 EMI है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा, मान लीजिए $100-200 है, उसमें ऐड हो रहा होगा। ठीक है, अगर उन्होंने आके कह दिया भी 1% हम इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं इस महीने, तो आपका 100-200 की जगह $150-250 जाने लग जाएगा इंटरेस्ट। और फिर अगले महीने आगे वो फिर से कहते हम इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो आपको और अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये आप मेरे जैसे नॉर्मल लोग यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। बट इट डज नॉट सीम लाइक कि इस चीज़ से कुछ बैलेंस ऑफ हो रहा है इकोनॉमी में। जो इकोनॉमी गिर रही है इस टाइम पे, वो गिरती ही जा रही है। ठीक है, सारे बिजनेसेस इस टाइम लॉस में चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। और ये बिजनेसेस है, चैरिटीज नहीं है कि वो लोगों को हायर करे रखेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उनको जब लॉसेज होंगे तो वो लोग तो लोगों को निकालेंगे, और फिर आप मेरे जैसे लोग जब घर बैठ जाएंगे, खाने के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कह देता हूँ कि क्या ये न्यू कमर के लिए प्रॉब्लम होने वाली है? फॉर शॉर्ट टर्म यस। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं वही 1-2 महीने में, 6 महीने में उन्हें यहाँ पे आके जॉब हो सकता है ना मिले। ठीक है, अब खर्चे तो यार बढ़ रहे हैं, हर महीने के महीने बढ़ रहे हैं कनाडा में खर्चे। तो आपके मान लीजिए जब मैं था ना, GST 600 कुछ मिलती थी, उसमें से भी पैसे बच जाते थे, उसमें खर्चा हो जाता था। पर आज के टाइम पे 600 में आप कहो मैं रह लूँगा महीने तो महीने, वो नहीं होने वाला। और वो चीज़ें महीने पर महीने बढ़ती जा रही है कि आपका कितना एक्सपेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। और जॉब अगर आपको आके यहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि कंपनीज हायर नहीं कर रही है, ठीक है, वो लॉसेज में चल रहे हैं ऑलरेडी, वो हायरिंग नहीं कर रही, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो शॉर्ट
शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप नए इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आई डोंट थिंक हमें पे प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि जब रिसेशन हिट होती है ना तो सिर्फ एक कंट्री इफेक्ट नहीं होती, सारी दुनिया में सारी कंट्री, सारे बिजनेसेस, सारी गवर्नमेंट्स और सारे इंडिविजुअल्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबको परेशानी देखने को मिलती है। कुछ टाइम बाद ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब चीज़ों के प्राइस ओवर वैल्यू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अब बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। ठीक है, आपको 2008-9 मॉडल की करोला भी शायद $10,000 में मिले, तो क्या उसकी वो वैल्यू है? नहीं है उसकी वैल्यू, बट वो ओवर वैल्यू हो चुकी है सारी चीज़ें। ठीक है, सेम गोज फॉर हाउसिंग मार्केट, स्टॉक्स वगैरह, सारी चीज़ें इतनी ऊपर पहुंच जाती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जब रिसेशन आती है ना, सारी चीज़ों के प्राइस बिल्कुल गिर जाते हैं और अंडर वैल्यू हो जाती हैं चीज़ें। फिर धीरे धीरे जब इकोनॉमी पिक करनी शुरू करती है, ठीक है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है जी, लोगों के पास जॉब्स आती है, बिजनेसेस ठीक चलने लग जाते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं इकोनॉमी चलाने के लिए। ठीक है जी, जो भी वो सब्सिडीज़ दे रही होती हैं वो दोबारा से वो चीज़ें ऑफर करने के लिए, तब जाके चीज़ों के प्राइस नॉर्मलाइज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ट्रेडिंग में बहुत देखने को मिलती है। ट्रेडिंग में होता है सुबह हो सकता है स्टॉक 100 पे लिस्ट हो और शाम तक वो 300 पे, लोग कहेंगे बहुत बहुत प्रॉफिट बना लिया, मजा आ गया। वही हो रहा है अभी लोगों के साथ, जिन्होंने 3-3, 4-4 लाख के घर लेके 1 मिलियन के लिस्ट किए हुए हैं। अब जब ट्रेडिंग में क्या होता है, अगले दिन फिर होगा वो 300 वाला स्टॉक दोबारा 100 पे आगे गिरेगा या फिर 50 पे आगे गिरेगा, तो लोग पैसे डुबा लेते हैं। तो सेम गोज फॉर एवरीथिंग। ठीक है जी, यही चीज़ें होती है जब चीज़ें ओवर वैल्यू हो जाए मार्केट में और फिर मतलब लोग अफोर्ड ही करना बंद कर दे, हिम्मत ही हार जाएंगे, भाई हमें ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, और फिर पैसा ही आना बंद हो जाएगा, तो फ्लो जो होते ही ना पैसे की, कैश की, वो होनी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें अभी सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है जी, हर एक कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है। तो आपको सीधी भाषा में समझाऊँ तो भाई अगर मतलब आप मेरे जैसे लोगों को चीज़ें महंगी लगेंगी, ठीक है, हम लोग अपनी चीज़ें लेनी कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। अगर हम बंद करेंगे तो जो बिजनेसेस हैं जिनसे हम वो चीज़ें खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, उनकी बिक्री कम हो जाएगी। बिक्री कम हो जाएगी मतलब उनके पास पैसे नहीं आ रहे, और उनके पास पैसे नहीं आ रहे तो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे, और वही एम्प्लॉयज़ हम लोग हैं, क्योंकि हम भी कहीं काम करते हैं, हमारी कंपनी भी सर्विस कोई लेता है, और अगर वो खरीद नहीं रहा तो हमारी कंपनी के पास पैसे नहीं आएंगे, वो हमें एम्प्लॉय नहीं करेंगे, हम घर बैठ जाएंगे, फिर हम वही कंज्यूमर। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। एक चीज़ इफेक्ट होती है तो सारी चीज़ें इफेक्ट होती है। ठीक है, और एक चीज़ ऊपर जाएगी तो सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी। क्योंकि जब आज से मैं कहूँगा 1.5-2 साल पहले इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे घरों के, हर किसी ने जंप कर दिया, हर किसी ने खरीदना शुरू कर दिया, डिमांड एकदम से बढ़ गई, और आज देख लो प्राइजेस कहाँ है, इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है, और ये सब चीज़ें अब ओवर वैल्यू हो चुकी हैं, अब दोबारा से आके गिरेंगी, क्रैश होंगी। ठीक है, तो यही प्रेडिक्शन की जा रही है कनाडा को लेके, तो एटलीस्ट बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट कनाडा में तो यही चीज़ें चल रही है, अगर आप थोड़े से न्यूज़ आर्टिकल खोल के देखो। और एक लास्ट बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ तो यार, कनाडा में कोई सोने की खदानें नहीं है, कोई तेल के कुएं नहीं है, कोई राजे महाराजे नहीं है, कोई टाटा अंबानी बिरला ऐसी कोई फैमिलीज नहीं है। ये प्योर वर्किंग क्लास इकोनॉमी है। लोग काम पे जाते हैं, पैसा आता है, बिजनेसेस चलते हैं, कंट्री ग्रो करती है, बस ऐसा ही है। हाँ, इनके पास एक चीज़ है भाई, जब भी इनकी इकोनॉमी डाउन जाने लगे एक बटन दबा देते हैं वो इमिग्रेशन का, कि साल हम 10 लाख लोग लेंगे, और 10 लाख लोग आएंगे, एप्लीकेशन फीस के नाम पे $1,500 भरेंगे। ठीक है, कॉलेज की फीस के नाम पे $30,000 भरेंगे, यहाँ पे आगे काम भी करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे, तो कंट्री थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आप इमिग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव से चिंतित हो तो इमिग्रेशन खुल के मिलने वाली है भाई आने वाले टाइम में, उसकी आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगा, आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे कभी रिलाई ना करें। अगर आप सोचें भाई है ना, इंडिया से निकल जाते हैं, कनाडा की गवर्नमेंट ये देती है, वो देती है, चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा हमें, ठीक है जी, हमें पेंशन आएगी, हमें एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है अगर जॉब चली जाए किसी वजह से, आपकी गलती ना हो तो उन चीज़ों पे आप मुश्किल टाइम में रिलाई कर सकते हैं, बट आप अपने उस चीज़ के बेसिस पे अपनी आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स ना बंद कर दें। उस चीज़ के बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वही पैसा होता है जो हम टैक्स से कटवाते हैं। उनके पास भी कोई आसमान से पैसा नहीं आता। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो बेनिफिट देंगे, नहीं होंगे तो वो बेनिफिट भी देने बंद कर देंगे। ये चीज़ें सोशल सिक्योरिटी को लेके, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, इसको लेके अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलती है। ठीक है, लोग गाड़ियों में सोते हैं। अब आप सोच लो कनाडा के इतने ठंडे वेदर में, इसमें -15 चल रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, कौन गाड़ी में सो सकता है बताओ? अगर सरकार ने बेनिफिट देने बंद कर दिया है, जब आप रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में, आप यही उम्मीद पे बैठे थे भी सरकार बेनिफिट देगी, हर महीने इतने पैसे आएंगे, मैं अपना खाना पीना चला लूँगा, वो भी बंद हो गया, अब रहना भी बंद हो गया। तो उन चीज़ों पर रिलाई मत करें अपनी लाइफ में अगर आपने ग्रो करना है। ठीक है, और अगर आपने कल को मुश्किल टाइम नहीं देखना है, हाँ बुरी चीज़ या फिर बुरे टाइम में आप टैक्स पेयर हो, आपका हक है भाई वो बेनिफिट क्लेम करना, बट इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हम सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।